नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत पेपर की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट बनता है। मध्यकालीन भारत हमारा 712 से लेकर 1857 तक हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चलता है। इसमें काफी सारे शासक आए थे। जो मध्यकालीन भारत में सबसे पहला आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से जानेंगे। मैं आपको कहानी टाइप पढ़ाऊंगा, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार आप इसे समझने से ही आप पूरा इतिहास याद कर सकते हैं। मात्र हमारी वीडियो 10 से 15 मिनट के बीच की होगी, जिससे आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। देखिए, 712 ईस्वी में ईरानी शासक था, उसका नाम था अल हजाज। अल हजाज का भतीजा और दामाद था मोहम्मद बिन कासिम, और उसने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध के लिए अभियान चलाया था, और उसमें वो सफल रहा था। देखिए, अब ये पूछा जाता है कि जो अल हजाज का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम था, उसका क्या कारण था, उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया? ऐसे कोई बिना बात आक्रमण नहीं कर सकता। देखिए, इसका कारण क्या था। जो ईरानी जहाज थे, जो भारत का सिंध था, सिंध का राजा उस समय दाहिर था। तो जो सिंध का राजा दाहिर था, और वहीं पर सिंध में पड़ता था एक देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह से होकर ईरानी जहाज जाते थे। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था, अब उसने देखा कि जितने हमारे जहाज जाते हैं वो पूरे स्थान पर नहीं पहुंच पाते। यदि हमने 10 भेजे तो वहां पर 8 जाते हैं, 7 जाते हैं, 3 खत्म हो जाते हैं। उस जो अल हजाज था, उसने सोचा कि 1-2 जहाज पानी में डूब गया होगा। जब हर बार उसके साथ ऐसा होता था, तो उसने अपना जो भतीजा और दामाद था मोहम्मद बिन कासिम, एक बार उसने उसकी निगरानी में उन जहाजों को भेजा। जब उसने देखा जो सिंध का राजा था, राजा दाहिर, उसने उसके 3 जहाजों को लूट लिया। लूटने के बाद मोहम्मद बिन कासिम को पता चला कि उसने लूट लिया। उसने जाके अल हजाज को यह सूचना दी। अल हजाज ने पहले उसे सूचना दी कि राजा दाहिर, आप ये गलत कर रहे हैं कि आपका माल आता है तो हम उसे छेड़ते नहीं है, आप हमारे क्या जहाजों को लूटते हैं, तो ये गलत है। उसके लिए क्या हुआ, जो राजा दाहिर था वो लड़ाकू राजा था। राजा दाहिर ने उसे युद्ध करने के लिए आमंत्रित कर दिया, और उसके बाद उसने अपना जो भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम, उसे भारत अभियान के लिए 712 में रवाना कर दिया। देखिए, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत का नेतृत्व किया था, तो उसने क्या करा, बेरहमी से जो राजा दाहिर था उसका कत्ल कर दिया। सिंध के चक्कर में भारत को 2 प्रांत और खोने पड़े, पंजाब और मुल्तान। पंजाब और मुल्तान जो थे, वो दोनों फिर उस पर क्या किया था, जो अल हजाज है उन दोनों को भी क्या कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया। कब्जे में करने के बाद उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजा राजा था अल हजाज, उसका जो दामाद में भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम, वो भारत में कब आया था? तो भारत में उसने जो आक्रमण किया था वो 712 कब किया था? 712 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया था। 712 में वहां का राजा कौन था? राजा दाहिर था। और उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जब 712 में आक्रमण किया था, किस पर किया था? दाहिर पर। अब ये पूछा जाता है किस दर्रे से आया था। वो जो दर्रा था उसका नाम था खैबर दर्रा। खैबर दर्रा वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता हो। किस दर्रे से निकल कर आया था? वो आया था खैबर दर्रे से। उसके बाद पूछा जाता है अब इसका मकसद क्या था। वैसे भारत को सुधारना था, लेकिन जब इसने आक्रमण कर ही दिया तो इसका जो बाद में वो बना था उद्देश्य है धन दौलत लूटना, क्योंकि जब इसकी दौलत लूटी थी तो सारी दौलत लूट के ले जाएगा। धन दौलत लूटना और इस्लाम का प्रचार करना। ये पूछा जाता है मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण था, इसका वर्णन किस में मिलता है? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का वर्णन मिलता है चचनामा में। उसके बाद पूछा जाता है आपका, देखिए आगे, देखिए कभी कभी पूछा जाता है देवल बंदरगाह जो था वो वर्तमान स्थिति क्या है। देवल बंदरगाह पाकिस्तान के अब कहां पड़ता है? सिंध प्रांत और कराची के पास स्थित है आज भी इसका नाम। ठीक है, तो इसका नाम ये पूछा जाता है, यहां पर एक मंदिर था देवल, देवल मंदिर के नाम पर ही देवल बंदरगाह पड़ा था, और बाद में इसे तोड़कर क्या बना दिया गया था? देवल पहले हिंदू नाम था, बाद में इसे देवल मतलब इसे मुस्लिम नाम बना दिया गया, क्योंकि किस क्षेत्र में चला गया? पाकिस्तान। जब यहां से मोहम्मद बिन कासिम काफी धन दौलत लूट के चला गया, तो उसका एक पड़ोसी था जो आपका गजनी साम्राज्य था। गजनी साम्राज्य का संस्थापक था सुबुदगीन। देखिए, पूछा जाता गजनी साम्राज्य में कितने संस्थापक आए थे, तो मैं बता देता हूं आपको। गजनी साम्राज्य में इसमें 3 शासक आए थे। उनकी एक ट्रिक है, देखिए इसकी ट्रिक है। गजनी साम्राज्य में आया था, कौन कौन से शासक आए थे? तो पहला था एएसएम, इसकी ट्रिक है एएसएम, अल्पतगीन, ऐसे आएगा अल्पतगीन, ठीक, ऐसे आएगा सुबुदगीन, और उसके बाद आएगा एम से आएगा मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी, फिर दोबारा समझा देता हूं। ए से अल्पतगीन, ट्रिक है इसकी एएसएम, एएसएम, ए से अल्पतगीन, एस से सुबुदगीन और एम से मोहम्मद गजनी। ये पूछा जाता गजनी साम्राज्य का संस्थापक था अल्पतगीन, उसका गुलाम कौन था? सुबुदगीन। सुबुदगीन का पुत्र था मोहम्मद गजनी, और मोहम्मद गजनी ने ही गजनी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक
माना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछा जाता है कि गजनी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गजनी को माना जाता है। तो ये पूछा जाता है जो मोहम्मद गजनी था उसने भारत पर कब शासन किया था? ये 997 ईस्वी में भारत आया था, 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है इसमें 998 से लेकर इसने कब तक शासन किया था? 998 से लेकर 1030 तक इसने शासन किया। और इसकी नीति कौन सी थी? विस्तारवादी नीति, क्योंकि इसका पिता चाहता था कि हमारे जो साम्राज्य है उसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो। देखिए साथियों, इसके ऊपर पूछा जाता है, मैंने बताया था 997 में भारत आया था, 998 में गद्दी पर वो बैठा था। तो ये पूछा जाता है कि भारत पर सर्वाधिक आक्रमण किसने किए थे? गजनी ने किए थे। भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? उसने किए थे 17 बार आक्रमण। देखिए, इसके बाद इसके ऊपर पूछा जाता है कि ये गजनी जो था किस वंश से संबंधित था? तो इसका नाम था यामिनी वंश से संबंधित था, और क्या था? तुर्क सरदार था। उसके बाद इसका जन्म हुआ था 971 में और 27 वर्ष की आयु में। यदि 971 में 27 और जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा? 998 में। 998 में गद्दी पर बैठ गया। सबसे पहला आक्रमण इसने किसके ऊपर किया था? ये किया था शाही राजा जयपाल के विरुद्ध, और यहाँ से काफी संपत्ति इसने लूट ली। लूटने के बाद इसका लालच बढ़ गया और इसने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? 17 बार। सबसे सफल आक्रमण किसे माना जाता है? इसने 1027 ईस्वी में 1025 ईस्वी में किया था सोमनाथ। सोमनाथ का मंदिर कहां पड़ता? गुजरात में। विस्तार से इसके बाद आगे जानेंगे। तो सबसे पहला आक्रमण कब किया था इसने? 1001 भी कहा जाता है और 1000 ईस्वी, इन दोनों के बीच में किया था। तो ये पूछा जाता है इसके बारे में। देखिए, सबसे पहला आक्रमण उसने कब किया था? 1000 ईस्वी में। किसके विरुद्ध किया था? जयपाल के विरुद्ध। जयपाल के विरुद्ध जब इसने 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था तो उसने इसका कुछ हिस्सा जीत लिया। जैसे उसने क्या क्या जीता था? उसने कुछ उसके जो समीपवर्ती किले थे वो जीत लिए। उसके बाद उसने फिर 1001 ईस्वी में आक्रमण किया। जो 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था तो इससे इसने काफी सारे स्वर्ण मुद्राएं जीत ली। जब उसने इससे स्वर्ण मुद्राएं जीत ली तो उसका लालच उसमें बढ़ गया। जब उसका लालच बढ़ गया तो इसने फिर आक्रमण किया। तो इसने कुछ इसके हाथी जीत लिए। हाथी जीतने के बाद धीरे धीरे क्या करने लगा? अपना यहाँ पर रौब जमाने लगा। रौब जमाने के बाद फिर इसने क्या करा? राजा जयपाल को इसने जब ज्यादा परेशान किया तो राजा जयपाल ने अपनी क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। उसके बाद इसने किया था 1004 ईस्वी में आक्रमण। देखिए, फिर इसने जो तीसरा आक्रमण किया था 1004 ईस्वी में किया था। ये किसे किया था? जो जयपाल का लड़का था उसका नाम था आनंदपाल। आनंदपाल था जो किसका लड़का था? जयपाल का लड़का आनंदपाल पर आक्रमण किया और यहां से इसने काफी मात्रा में फिर धन लूट लिया। और धन लूटने के साथ साथ उसने क्या किया था? उसे बाध्य किया कि अब आप हमें 2000 दिरहम प्रति वर्ष टैक्स के रूप में देंगे, और उसके लिए उसे बाध्य कर लिया। उसके बाद इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण आता है, इसके बाद इसने जो किया था, वैसे 5वां आक्रमण आता है, बीच में सारे इंपोर्टेंट नहीं है, जो महत्वपूर्ण है मैं आपको वही बताऊंगा। नहीं तो इसने 17 आक्रमण किए थे। 1009 ईस्वी में इसने जो क्या था वो नगरकोट के विरुद्ध किया था, और नगरकोट की जो चक्र स्वामिनी की मूर्ति थी उसे तोड़कर गजनी पहुंचा दिया था। तो ये पूछा जाता है कि नगरकोट के विरुद्ध जो आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने कब किया था? आपका 1009 ईस्वी में। काफी इंपोर्टेंट बनता है ये आक्रमण। उसके बाद इसका प्रसिद्ध आक्रमण आता है, मैंने बताया था सोमनाथ के विरुद्ध किया था। इसने कब किया था? 1025 में। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सोमनाथ जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर किस देवता का मंदिर है? तो शिव देवता का मंदिर है। इस पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गजनी ने किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था। और यहां से कितना धन लूटा था? 20 लाख दीनार। 20 लाख दीनार का यहां से धन लूटने के बाद ये गजनी ले जा रहा था। जब ये यहां से धन लूटने के बाद गजनी जा रहा था तो रास्ते में इसे जाटों ने पकड़ लिया। जाट पकड़ के इससे कहने लगे, भैया कहां जा रहा है इतना धन लेके? वो कहने लगा, तुम जानते नहीं हो मेरा नाम गजनी है। गजनी नहीं, तेरा नाम कुछ भी हो। अब इससे क्या हुआ? जाटों ने इससे कोई धन छीन लिया। जब इससे धन छीन लिया, कोई आदमी लूट पाट के लड़ गुद के कहीं से धन लाया और उससे छीन लिया जाए तो उसे बहुत गुस्सा आता। तो वही गुस्सा इसे आया। जब यहाँ से धन छीन लिया और यहाँ से अपना कुछ धन लेके चला गया। जब यहाँ से जा रहा था तो बाद में जो जाटों को पता चली, भैया ये तो वाकई में जो आक्रमणकारी गजनी था वो था, हमने तो गलत आदमी को छेड़ दिया। अब जब भाई छेड़ दिया तो पंगा तो लेना पड़ेगा। उसने कहा कि मैं 1027 ईस्वी में तुम्हारे ऊपर आक्रमण करूंगा, क्योंकि वो कहकर आक्रमण करता था। अब किसी आदमी को पीटने के लिए समय दे दिया जाए तो सतर्क हो जाता है, वही काम इसने किया। जब इसे 1027 में आक्रमण करने के लिए किया तो जाट जो थे वो थोड़े सतर्क हो गए। सतर्क होने के बाद 1027 ईस्वी में इसने जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया, और जाटों के विरुद्ध आक्रमण करने के बाद 1027 ईस्वी में जाटों ने इसे पीटा। पीटने के बाद इसकी इतनी बुरी हालत हो गई, उसके बाद 1030 ईस्वी में गजनी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये पूछा जाता है
कि गजनी का सबसे अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो ये था जाटों के विरुद्ध। और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था, सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध। सोमनाथ का मंदिर कहां पर है, गुजरात में। उसके बाद पूछा जाता है जो सोमनाथ का मंदिर गुजरात में किस देवता का है, तो शिव देवता का। देखिए गजनी के बाद भारत आया था गोरी। सामने आपका चित्र दिया हुआ, आसानी से आप समझ सकते हैं। इसका पूरा नाम था साबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ये कब आया था, 12वीं सदी में भारत आया था। और ये जो था ये अफगान एक सेनापति था। 1202 में साम्राज्य की इसने अपने की स्थापना की थी। उसके बाद पूछा जाता है ये सब भारत आने के लिए आक्रमण ही करते थे, तो ये पूछा जाता है कि गोरी का पहला आक्रमण कब हुआ था। गोरी का पहला आक्रमण हुआ था 1175 ईस्वी में। ये पाटन गुजरात के विरुद्ध था और वहां का राजा था भीम सेकंड। भीम सेकंड ने गोरी को बुरी तरह परास्त कर दिया। तो फिर इसने दूसरा आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में। अब ये पूछा जाता है किसके विरुद्ध किया था, पहले ने भीम सेकंड के विरुद्ध किया था, तो फिर किया था मुल्तान के विरुद्ध। पहला मुल्तान के विरुद्ध था, दूसरा था पाटन गुजरात के विरुद्ध। दोबारा से समझा देता हूं, पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध 1175 में, दूसरा आक्रमण था पाटन गुजरात के विरुद्ध, जो गुजरात का शासक था भीम सेकंड था, 1178 में किया था। और भीम सेकंड ने इसे बुरी तरह परास्त कर दिया। करने के बाद इसने सोचा कि भारत आए हैं तो कुछ आक्रमण तो करते हैं, पिटते हैं, तो ऐसी जगह आक्रमण करते हैं, या तो पिट गए या फिर सफल हो गए। तो फिर इसने रुख किया दिल्ली की तरफ। उस समय दिल्ली का जो शासक था वो था पृथ्वीराज चौहान। जब इसने दिल्ली की तरफ रुख किया, दिल्ली का जो शासक था वो पृथ्वीराज चौहान था। उसके ऊपर देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जब इन्होंने गोरी ने उस पर आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला आक्रमण हुआ था कब, 1191 ईस्वी में। इसे तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना गया। जब वहां से पिटकर, मतलब तराइन के प्रथम युद्ध में जो गोरी था वो पृथ्वीराज चौहान से हार के वापिस आ रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान ने इसे समझाया कि भाई देखिए मूंछ जो देख रहा है ना इतनी लंबी लंबी, ऐसी नहीं है, ये बहादुरी का प्रतीक है, क्योंकि ये राजपूत था और राजपूत जो होता है वो युद्ध में मारा जा सकता है लेकिन कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करता था, तो ये प्रसिद्ध होते थे। उसके बाद जब ये वहां से वापिस आ रहा था तो जो पृथ्वीराज चौहान का पड़ोसी राजा था, कन्नौज का राजा था, उसका नाम था आपका जयचंद। जयचंद की लड़की थी संयोगिता, जिससे जबरदस्ती किसने शादी की थी, पृथ्वीराज चौहान ने। तो इसे चिढ़ा बैठा था पृथ्वीराज चौहान से। कौन चिढ़ा बैठा था, कन्नौज का राजा जयचंद। जब ये पिट के आ रहा था, कौन पिटकर आ रहा था वहां से वापिस, मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी से राजा जयचंद ने कहा कि भाई कैसे पिट के आ रहे हो, किस पर आक्रमण किया था। भाई साहब हमने आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान पर। पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए उसकी सेना मजबूत होनी चाहिए और शासक भी मजबूत होना चाहिए। तो जो गोरी था उसका लफ्ज था कि शासक तो बहुत मजबूत है, जो सेनापति है, लेकिन उसके पास सेना मजबूत नहीं है। तो जयचंद ने संधि के साथ उसे अपनी सेना दे दी कि यदि तुम जीतते हो तो आधा साम्राज्य मुझे देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो गोरी था वो किसी का सगा नहीं था, तो गोरी ने क्या करा, दूसरी बार 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया और जीत गया। इसमें जो मोहम्मद गोरी जो था दूसरे आक्रमण में जीत गया था, इसमें गलत दिया हुआ है। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने बुरी तरह परास्त कर दिया। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मतलब इसमें जो जीता था वो मोहम्मद गोरी जीता था। जब मोहम्मद गोरी इसमें जीत गया, जीतने के बाद उसे जो पृथ्वीराज को बंदी बना दिया गया। जब पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया, बंदी बनाने के बाद अब थोड़ा पृथ्वीराज चौहान का इतिहास जानते हैं। देखिए पृथ्वीराज चौहान कौन था। इसके बाद जो गोरी ने एक आक्रमण और किया था, फिर पृथ्वीराज चौहान का इतिहास जानेंगे। एक आक्रमण और किया था जो मोहम्मद गोरी ने किया था, वो किया था चंदावर का युद्ध। कब लड़ा था, 1194 में। ये किसके साथ लड़ा था, राजा जयचंद के। जिसने इसका सपोर्ट किया था उसी के विरुद्ध आक्रमण करके उससे अपना पीछा छुटा लिया। उसे कोई साम्राज्य नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जब इसके बाद उसने अपना पीछा छुटा लिया, कब, 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को बुरी तरह परास्त कर दिया और परास्त करने के बाद खुद वहां का शासक बन गया। जब वो वहां का शासक बन गया तो उसके ऊपर देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा किसका इतिहास जानते हैं, अब थोड़ा सा इतिहास जानते हैं आपका पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूछा जाता है। पृथ्वीराज चौहान का जो नाना था, पृथ्वीराज चौहान के नाना का नाम था अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर का अपना एक अलग इतिहास है। अनंगपाल तोमर जो था वो जयपुर का राजा था। उसके बारे में क्वेश्चन आता है। जो अनंगपाल तोमर था उसने क्या बसाया था, अनंगपाल तोमर, इसने भाई साहब आपका जो दिल्ली बसाया था, वो दिल्ली किसने बसाया था, अनंगपाल तोमर ने बसाया था। और इसका जो भांजा था पृथ्वीराज चौहान, वो एक बहादुर शासक था। तो इसने मरने के बाद अपने लड़के को शासन न देने की वजह इसने कहा कि मैं शासन दूंगा अपने भांजे को,
क्योंकि इसका भांजा सम्राट था और ये अनंगपाल तोमर खुद सम्राट था। ये अपने राज्य को नीचे गिराना नहीं चाहता था, उसका विस्तार और बढ़ाना चाहता था। अब उसके बाद जब इसने इसे राजा घोषित कर दिया तो ये दो जगह शासन करता था, जयपुर में भी शासन करता था और दिल्ली पर भी शासन करता था, क्योंकि दिल्ली पर इसके खुद बाप का शासन था। तो उसके बाद जब ये दिल्ली पर शासन करता था तो इसने जब जबरदस्ती शासन, ये जो इसकी जो ये पूछा जाता है, इसके विनाश का कारण था जबरदस्ती संयोगिता से शादी करना, क्योंकि जबरदस्ती इसने संयोगिता से शादी की। तो इसका जो संयोगिता का पिता था कन्नौज का राजा जयचंद, उसने इसका विरुद्ध आक्रमण करवाया इससे गौरी से, और गौरी ने इस बात का फायदा उठाया। इन दोनों की राड़ का बीच में फायदा किसने उठाया था? गौरी ने उठाया। गौरी को फायदा मिलने के बाद उसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद पृथ्वीराज चौहान एक बांध चलाना जानता था जिसे शब्दवेदी बांध कहते थे। पृथ्वीराज चौहान का एक राजकवि था जिसका नाम था चंद्रवरदाई। बहुत पूछा जाता है चंद्रवरदाई, इसका एक वो था राज्य कवि चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई कहता था कि हमारा राजा ऐसा है कि जहां आदमी बोल जाए वहीं पर तीर चला देता या 10 पेड़ों में एक साथ तीर निकाल देता। तो अपने राजा की जब ये बढ़ाई मार रहा था तो उसके बाद जो गौरी था उससे इसकी बढ़ाई सुनी नहीं गई, तो उसने क्या करा भैया, 10 मार्ट आमने सामने रखवा दिया, हम देखते तेरा राजा कैसे इसमें से तीर पार निकाल देगा। जब तीर पार निकाल देगा, लेकिन वो शब्दवेदी बांध चलाना जानता था और उसके विनाश का कारण, जो गौरी के विनाश का कारण वही बना, क्योंकि वो भी बेअकल था, उसमें दिमाग नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने सभा रखी, सभा रखने के बाद 10 मार्ट रखवाई और उसका जो सेनापति था उसने ऑर्डर किया कि पृथ्वीराज चौहान तीर चला। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि महाराज मैं एक राजपूत राजा हूं, मैं किसी सेनापति का ऑर्डर नहीं मान सकता, सिर्फ राजा का ऑर्डर मान सकता हूं कि यदि यही बात महाराज गौरी कहे तो मैं तीर चला सकता हूं। तो जैसे ही महाराज गौरी ने आवाज दी कि पृथ्वीराज चौहान तीर चलाओ, शब्दवेदी बांध चलाना जानता था, इसने तीर एकदम से चला दिया और चलाने के बाद सीधा गौरी को जाकर लगा, गौरी की भी मृत्यु हो गई। तो पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी था चंद्रवरदाई, वो नहीं चाहता था कि हमारा राजा किसी और के हाथों मारा जाए। तो चंद्रवरदाई ने अपनी तलवार लेकर अपने राजा के पेट में घोंप दी और फिर अपने पेट में घोंप ली, दोनों बहादुरी के साथ शहीद हो गए। और आपका जो ये गौरी वंश है वो यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि गौरी का फिर गुलाम गद्दी पर बैठा था जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, और यहीं से हमारा गुलाम वंश की शुरुआत होती है। और गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको देखेंगे। धन्यवाद। जिसने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो कि हम वीडियो लंबी से लंबी और लाइव क्लास लाएं। धन्यवाद।